वेलकम बच्चों। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कैसे होता है। तो इसको जो पहचानते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे। और प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स। कुछ इस फॉर्म में हमें जो है इक्वेशंस दिए होते हैं, हमें करना होता है इन्हें सॉल्व। देखो पावर्स का क्या होता है, पावर्स होती हैं हमारी डी एन वाई बाई डी एन डी एक्स एन, इस तरीके से मतलब पावर्स हमारी रहती हैं। ओके, कांस्टेंट हम ले लेते हैं डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स की पावर एक्स एन माइनस वन। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म जो है चलता है ए टू इक्वेशंस को एन माइनस टू। इस तरीके से पावर जो है घटती हुई जाती है, और एक्स की पावर एन माइनस टू, इसी क्रम में हमारी जो पावर है इसकी घटती जाती है। और लास्ट में क्या होता है ए एन ए वाई बराबर कैपिटल एक्स। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी हो सकता है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री भी हो सकता है। इस तरीके से मतलब वही फॉर्म, लेकिन जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा कि जो पावर हमारी है वो घटती हुई जाएगी, मतलब जो डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारा वो घटते हुए क्रम में आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब देखिएगा हम जो है डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। इसी तरीके से हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या लिखेंगे, डी टू लिखेंगे। उसी तरीके से हम डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री को क्या लिखेंगे, डी थ्री लिखेंगे। तो यही चीज़ हमारा रहने वाला है आज। और डी जैसे कि अब इसी पावर को आगे बढ़ाएं तो हम डी की पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इसको क्या कहेंगे हम, डी एन वाई कहेंगे। ठीक है, ये वाई दिया हुआ है, इस वाई को हम साथ ले लेंगे अपना। तो ये तो रहा इक्वेशन के बारे में मैंने बताया आपको कैसे क्या होता है। अब लेते हैं जो इसका सॉल्यूशन होता है। तो जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा होता है, जैसे कि माना हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, इस फॉर्म में। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स घटती हुई जाएगा, प्लस यहाँ पी लगा लेंगे, यहाँ क्यू लगा लेंगे, एक कांस्टेंट को, दो को, और ये कैपिटल एक्स हमारा इक्वल में होता है। तो ये हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम बनाते हैं उसे हम ई कहते हैं, जिसे हम सहायक समीकरण कहते हैं। तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, देखो पहले तो इसे हम चेंज कर लेंगे अपनी डी की फॉर्म में। तो ये डी टू वाई प्लस ये डी और वाई और पी है ना, प्लस ये क्यू वाई है तो क्यू वाई ही रहेगा। यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी वाई है, यहाँ पर ही वाई है, यहाँ पर ही वाई है। तो हम जब यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बराबर में एक्स दिया हुआ है तो डी टू प्लस पी डी और प्लस में क्यू, ठीक है ना, और कोष्टक से बाहर वाई बराबर एक्स। अब ये रहा क्लियर। अब जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं आपको, कि हम इसको जो डी दिया हुआ है, जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं वहाँ हम डी बराबर क्या रख देते हैं, डी बराबर हम रख देते हैं एम। तो जो समीकरण बन जाता है हमारा वो बन जाता है कुछ इस तरीके से कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, और इसको रख देते हैं जीरो के बराबर। ठीक, हमने क्या किया, इसको जीरो के बराबर रख दिया। फिर हमने यहाँ से इसको जैसे इसका फैक्टर करके और हम इससे हम एम की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एम की यहाँ पावर टू दे रखी है, तो सिंपली हमें पता है कि हमें एम की दो ही वैल्यू हमें यहाँ से मिलेंगी। तो हमने यहाँ से दो वैल्यू एम की निकालनी। क्लियर है। अभी हमारा यहाँ एक्स है, तो इसको बता रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करना। और तो
जब हमारे पास ये आ जाता है तो हम जब सी एफ निकालते हैं, सी एफ क्या होता है इसका, अब वो बता देते हैं कि सी एफ होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। तो ठीक है ना, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। इसको बनाएंगे हम फंक्शन, सॉरी इसी का हम फंक्शन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। इसे कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। इसकी कंडीशन इतनी रहती है और 2-3 कंडीशन इसकी रहती हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं C1 करके, और e की पावर जो ये अगर हमारे M1 M2 की वैल्यू अलग अलग रहती है तो इसको जो हम क्या रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं M1x इसकी पावर e की पावर में ही प्लस C2 e की पावर M2x। तो ये तो रहा हमारा इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो इसका इसके बाद जो हमारा होता है ना, वो होता है, देखो सुनो, पी आई निकालना। तो पी आई कैसे निकालते हैं, देखो 2-3 चीज़ें हैं, वो बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो पी आई कैसे निकालते हैं? पी आई निकालने के लिए देखो इसे कहते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर। तो ये हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम इसे कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आप लोगों को। इसका होता है सीधा सीधा कि जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है वो कैसे निकालना है, ये x अपॉन में होता है फंक्शन ऑफ d। जो हमने यहाँ पर ये निकाला हुआ है ना, ये फंक्शन ऑफ d, इसको हम यहाँ हम रखते हैं, ठीक है। और पी आई निकालने के कई तरीके हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे आगे। और मैं आपको बता दूं, अगर x 0 हो जाता है हमारा, कभी कभार इक्वेशन में बराबर 0 दे देता है, तो सिंपली हमारा पी आई 0 हो जाता है। तो जिसका सोल्यूशन होता है वो, और हमने देखने लास्ट सोल्यूशन इसको कैसे करते हैं, जो इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है वो लिख देते हैं हम सीधे सीधे। अब वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही। तो सोल्यूशन इसका क्या होता है, वो होता है हमारा y बराबर CF और प्लस PI। तो ये इसका आंसर होता है। तो CF हमारा ये है, PI हमारा ये है, और PI मैंने क्या कहा, अगर ये x 0 होता है इसका मतलब ये पूरा PI 0 हो जाएगा। तो वो हमारा, वो तो आप लोग अब डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से। और जब भी हमारा CF में M1 M2 अगर बराबर होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं उसके, वो बता दूँ मैं आप लोगों को। चलो बुक में ही बता देता हूँ, देखिएगा। और जब हम CF निकालते हैं तो CF निकालने के लिए हमें देखना होता है कि अगर M1 M2 हमारे अलग अलग हैं तो हम इसी क्रम में लिख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और क्या होता है कभी कभी कंडीशन में कि हमारा M1 M2 बराबर निकल आता है, M3 M4 बराबर निकलते हैं, या मतलब तीनों ही वैल्यूज़ अगर बराबर आती हैं, सपोज दैट 3 वैल्यू यहाँ बराबर आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई की पावर 4x। तो 4x हमारा एक मान हो गया, तो इसके 3 कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिए। इस तरीके से हम इसको, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x की पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं प्लस करके, ठीक है। C1 खा लिए और प्लस C2x प्लस C3x की पावर 2, इस तरीके से यहाँ पे x की पावर 0 मान सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको चेंज किया, तो C1 प्लस C2x ई की पावर x 1 था इसलिए। तो जो अलग अलग होते हैं उनको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, और जो सेम होते हैं उनको हम इस क्रम में, अगर जैसे और भी आते हैं तो हम इसी पावर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, एक्स की पावर को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो भी देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं कि CF इजिकल टू ये होता है हमारा, जैसे कोई भी हमारा मान निकला, हमें फाइनली बस आपको ये देखना है कि CF का मान क्या होता है, तो वो ये होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा मान कि y इक्वल टू e की पावर ax प्लस ax बुथ एल्फा x, मतलब एल्फा है जो हमारा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला वर्ड लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। और सेकंड वर्ड क्या है हमारा b, तो b हमने आगे यूज़ किया। तो यही हमारा इसका तरीका होता है निकालने का। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जो इसका CF होता है कैसे निकालते हैं, ये 3-4 तरीके होते हैं CF निकालने के, तो वो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अच्छा, आज का जो टॉपिक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो है, उसके बारे में जो क्वेश्चन हमारा पहला हम ले रहे हैं उसके बारे में उसी के थ्रू आपको समझाएंगे फिर। तो बच्चों जो हमारा LDE होता है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है, और इसे हम सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आज सिखाएंगे। तो देखिएगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम इसको क्या लिखते हैं, d2/dx2 को लिखते हैं d2, और ये साथ का y प्लस ये लिखेंगे हम 4,
इसको लिखेंगे डी और इसे लिखेंगे वाई प्लस 3y इक्वल टू e⁻³ x, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा D2 + 4D + 3 और y बाहर इक्वल टू में e⁻³ x। तो बच्चों जो हमारा LDE है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है हम लोगों को ज़्यादातर, तो वही हम लोग इससे करेंगे। ये LDE इसको कहते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम आज सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो देखिएगा, तो हमारा जो D2 है हम क्या करते हैं इसमें AE निकालते हैं। तो AE हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका हमारा जो AE हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, हमने बताया था अभी आपको कि हम क्या रखते हैं D बराबर m रखते हैं। तो D बराबर m रखेंगे तो हमारा बन जाएगा ये m² + 4m + 3 और इस इक्वेशन को रख देंगे बराबर 0 के। इसमें से हम क्या करेंगे m की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से m। तो क्या मिल जाएगा, m बराबर मिलेगा हमको, ये हमारा मिलेगा m² + 3m + 1m + 3 = 0। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मिल जाएगा एक कोष्टक में तो m + 3 और दूसरे कोष्टक में m + 1, ठीक है ना। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी -3, -1, ठीक है। यहाँ से हमको -3 और -1 इसकी जो है वैल्यू मिल चुकी हैं। तो हमने बताया था इसके बाद आपको क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो इसका CF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने ये बना के किया है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमको। तो वो क्या होता है, ये हमें दो m की वैल्यू दोनों वैल्यू मिली है, अलग अलग मिली है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, -3 वही C1e⁻³ प्लस C2e⁻⁻x, ठीक है ना। तो कहीं -1 दिया है तो -x हो जाएगा। अब चूंकि हमारा यहाँ x दिया हुआ है और है ना x हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो e की पावर में जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है तो pi निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। pi निकालने का तरीका तो हमको पता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि pi इक्वल टू क्या होता है, pi इक्वल टू होता है x बटे में फंक्शन ऑफ d। तो इस तरीके से तो हम निकालते हैं। लेकिन जब हमारा फंक्शन का मान अगर d का मान जहाँ हमको ये e की पावर दे रखी होगी, e⁻mx या जो भी दिया होगा, ax मान सकते हैं हम इसको, e⁻ax हमारा क्या है, माना x बराबर है हमारा e⁻ax है। और जब हमारा a रखने पर अगर फंक्शन का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, अगर हम a रखेंगे और मान हमारा क्या आ जाए, इसका मान 0 आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, तो हम जो d बराबर रखते हैं वो क्या रखते हैं, d + a रखते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ से। और अगर हमारा फंक्शन ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम पुट कर सकते हैं d = a। ये बात आपके लिए बहुत पॉइंट वाली बात है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। हम देखेंगे आगे, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको pi निकालना है और हमें d = ये रखना है। तो x बराबर वही सेम रखेंगे। तो pi मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो वही हमको यहाँ से करना है इसका। तो x का मान हमारा ये है e⁻ax, तो e की पावर हमने ax लगा दिया है यहाँ पर। अपॉन में हमारा फंक्शन ऑफ d आएगा। तो फंक्शन ऑफ d हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन में रख देते हैं कि d + 3 और d + 1 में। तो यहाँ से हम ax यहाँ पर हमारा -3x दिया हुआ है ना, -3x दिया हुआ है, तो -3x रखेंगे यहाँ पर हम। तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। तो मैंने बताया था अगर ये हमारा 0 हो जाएगा, जैसे हमारा -3 दिया हुआ है, -3 अगर हम यहाँ रख देंगे तो -3 यहाँ रखने पर हमारा ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 बन रहा है तो हमारा d = क्या रखा जाएगा, हमारा रखा जाएगा d = मतलब वही कि d + a रखेंगे। और लेकिन एक और बात यहाँ से समझेंगे आप लोग कि जहाँ हमारा फंक्शन 0 नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ 0 नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर तो d बराबर a रख सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम d + a लगाएंगे। इसी क्वेश्चन में आपके कई सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो अपॉन में d + 3 मतलब हमें ये लगाना है। तो हमें क्या लगाना होगा, तो हमारा a जो है वो इक्वल टू किसके है, a बराबर है -3 के, है ना। a बराबर -3 है तो -3 मतलब d -3 हो जाएगा, d + a मतलब -3 हो जाएगा, +3, ठीक है ना। ये फंक्शन हमारा यहाँ से बना। और d + 3 मतलब -3 यहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। तो -3 + 1 यहाँ लगा दिया हमने। तो यहाँ से हमको -2 मिला है, तो 1/2 हमारा ये हो जाएगा e⁻3x। अपॉन में यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, d बचेगा। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि 1/d = होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1dx एंड द, और d जो इक्वल टू होता है वो क्या होता है, अवकलन कर देते हैं हम उसी फंक्शन का जो हमारा फंक्शन उसमें इनटू में आ रहा है, ठीक है ना।
तो चलिएगा बढ़ाते हैं आगे। तो इसको देखेंगे हम, इंटीग्रेशन करना है हमको 1/2 या e⁻³ इंटीग्रेशन ऑफ d। तो 1/d का मतलब ये है, तो 1dx इसका करेंगे हम। इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो 1 का x हो जाता है अवकलन, आपको पता ही है। तो इसका जो हमने वैल्यू निकाली है e⁻³ निकाला हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारा सॉल्व जो है, इसका जो पी हमें निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। एक मिनट, यहाँ से माइनस का 1/2 आ रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। और हमने जो है अपना यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है हमारा वो हम निकाल चुके हैं। अब करना क्या है, सोल्यूशन जो होता है इसका, बस उसी सोल्यूशन को इसका हम यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन आप जानते हैं कि y क्या होता है, वो होता है आपका CF प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको हम CF यहाँ रख देंगे। तो CF हमारा क्या था, C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻x प्लस, और ये माइनस का है हमारा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, जिसमें हम इसको रखेंगे तो x e⁻³ ये हमारा इसका आंसर हो गया। और आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ से मैंने पी का आपको दोनों टाइप का फंक्शन बता दिया है कि हम d बराबर 1 कब लगाना है और d प्लस a हमें कब यूज़ करना है। तो जो दोनों ही मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यूज़ करना है। और बढ़ते हैं अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो वो भी बता देते हैं आपको एक ही शॉट में दोनों टाइप का। तो ये क्वेश्चन हमारा है और इसमें हमें करना क्या है, चेंजिंग आपको बताया था मैंने, उसी हिसाब से हम इसे चेंज कर लेंगे। d और y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। एंड देन जो हमारा फंक्शन ऑफ d होगा वो क्या होगा, आप लोग जानते हैं, वो ये हो जाएगा, मैंने बताया था आपको भी। तो और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻x की पावर होल पावर 2। ये हमने निकाल लिया। हमने क्या किया, अपना सहायक समीकरण मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाएंगे। जैसे हम ए ई से प्रदर्शित करते हैं तो ए ई हम बनाएंगे यहाँ से, तो हमारा बन जाएगा m³ - 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m-1 इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में आएगा m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ से इसकी m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको m की एक वैल्यू तो मिल रही है कि m इक्वल टू 1, और सेकंड हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो जहाँ से हमको m की वैल्यू मिलेगी, आप लोग जानते हैं इसको हम धराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो उसी से हमने सॉल्व करके इसका मान निकाला है -1 प्लस माइनस √3i/2, ठीक है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, देखा जाए तो सिंपली वो बन जाएगी हमारी -1/2 प्लस माइनस √3/2 आई मतलब एक, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया यहाँ से। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था वहाँ, अब यहाँ पर भी समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू। तो जो हमारा CF होगा, अब जो CF होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो है कि C1 e⁻x, क्लियर है, C1 e⁻x 1 है वैल्यू, इसलिए तो x हो जाएगा। प्लस में हमने ये जो हमारा है वो क्या है, एक तो है e⁻α, अल्फ़ा हमारा यहाँ पर 1/2 है और माइनस का है, अल्फ़ा x था तो माइनस का 1/2 x रहेगा, क्लियर है। और जो b हमारा आएगा वो अंदर आना है, मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, इस तरीके से था। तो अल्फ़ा हमने ये लिख लिया है, जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है। तो बच्चों ये होता है हमारा इसका सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम उसे खोलने वाले हैं। तो आपको मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पे e⁻α x, मतलब ये हमने लिखा दिया यहाँ पे। अब a cos बीटा है ना, तो a हमारा कांस्टेंट है, यहाँ हमने C1 यूज़ कर चुके हैं तो C2 यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट हमारे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम यहाँ कर रहे हैं। तो 3 बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, इसका मतलब 3 कांस्टेंट हमारे होने चाहिए थे, तो 3 कांस्टेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो C1 C2 करके ही, और कॉस बी मतलब हमारा क्या है, √3/2 है, तो √3/2 लगा देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। √3/2 x प्लस कांस्टेंट तीसरा वाला लेंगे हम, और साइन √3/2 x, ठीक है ना।
तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा अभी के लिए सी एफ का। अब हमें पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने का जो तरीका हमारा है वो क्या है। तो बच्चों अब जो हमारा पी आई हमें निकालना है, तो पी आई निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। फंक्शन ऑफ डी हमारा यहाँ रहेगा और 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर होल 2 है और अपॉन में डी क्यू माइनस 1, ठीक। इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा इसका, देखो इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x अपॉन में जो हमारा ये दिया हुआ है फंक्शन डी क्यू, इसको भी हम खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी माइनस 1 एक कोष्टक में डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब फंक्शन देखो हमारा यहाँ दिया है 1, तो एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, क्लियर आप लोग समझ लें कि 1 दिया है, 1 पे ई की पावर हमें कितना दिया हुआ है 0x दिया हुआ है ना 1 के साथ में, तो इसको भी हम साथ रखेंगे, इसको भी हम अपना सॉल्व करेंगे। ये बातें आपको बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लस 2 ई की पावर हमारा x दिया हुआ, इसको अलग लिखेंगे और वही सेम फंक्शन इसके नीचे भी अपना हम यूज़ करेंगे, तब इसका हम निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ई की पावर, यहाँ पर 2x दिया हुआ है तो 2x हो जाएगा अपॉन में वही सेम पूरा, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ पर। अच्छा एक बात थोड़ा और इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ 0 दिया है, यहाँ 0 लगा दें, यहाँ 0 लगा दें, यहाँ 0 लगा दें, तो ये तो हमारा 1 निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पूरा कुल मिला के हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, लेकिन ये माइनस का 1 बच रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। 0 दिया है, 0 0 0 यहाँ यूज़ कर लेंगे तो माइनस 1 माइनस, क्योंकि हमारा कोई फंक्शन 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1 लगाया तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 1 1 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर हम आएंगे डी प्लस 1, क्लियर है ना। तो 2 ई की पावर एक्स अपॉन में डी प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ हमारा आ रहा है निकल के 3, क्लियर है। इसको हम 3 कर देंगे, प्लस ई की पावर 2x दिया हुआ है, ई की पावर 2x यहाँ लिख देंगे, और 2 जब यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो ये फंक्शन हमारा कोई भी 0 नहीं हुआ, तो ये हमारा क्लियरली हम यूज कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा कट गया, 1 अपॉन डी बचा है, तो यहाँ से 1 अपॉन डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम एक्स का, 1 का तो एक्स आ जाता है, तो यहाँ हम एक्स लगा देंगे, तो 1 वो माइनस 1 प्लस ये एक्स, तो 2/3 एक्स ई की पावर एक्स, और ये प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा 1, और तो कोई दिक्कत नहीं, 4 2 4 7 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो 1/7 1/7 ई की पावर 2x, तो ये हमने निकाला यहाँ से पी आई, और इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ हमारा क्या है, वो हमने निकाला था ये c1 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस का 1/2 x c2 cos √3/2 x प्लस c3 sin √3/2 x, ठीक है ना। तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे, माइनस का 1 दिया हुआ है आगे ही रहेगा इसी के, इसका तो पता ही है आप लोगों को। तो 1 प्लस 2/3 एक्स ई की पावर x प्लस 1/7 ई की पावर 2x, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा था, सो अच्छा लगा वो आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे बोल दूँ, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आज हमारे साथ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी भूलेगा। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, और इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब भी हमारे पास आता है तो हम उसको जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो देखिएगा, तो इसमें भी हमारे जब पी आई निकालने का तरीका होता है, जो आएगा तब बता देंगे। पहले इसका हम सिंपली जो इक्वेशन है मैंने आपको बताया था कि सी एफ कैसे निकालते हैं, तो वही सी एफ निकाल के हम इसका कर लेते हैं। तो बच्चों इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ डी होगा, वो हो जाएगा हमारा, ये तो क्लियर है आप लोगों को कि d2 - 4 और 4d, अरे कैपिटल डी प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
ये फंक्शन ऑफ डी है तो केवल इतना ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी। और x बराबर हमारा दिया हुआ है cos 2x। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x की जगह पे आता है तो पी आई निकालना थोड़ा अलग हो जाता है। और जो इसका सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ, तो मैं आपको सी एफ निकालना सिखा चुका हूँ। अगर नहीं सीखा है आपने तो पीछे ज़रूर दोबारा से रिवाइज करिएगा इसको देखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए इसलिए। तो सी एफ जो हमारा है वो एम की जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास वो आ रही हैं 2,2। तो सिंपली जो सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 x और e की पावर 2 है तो 2x। क्लियर है। तो ये हमारा सी एफ हो जाएगा यहाँ से क्लियरली। सो सी एफ निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन देख लिया अपने नया कि ये जब दो वैल्यू बराबर आती है तो कैसे लिखते हैं इसको हम। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और आगे देखेंगे अब। तो बच्चों पी आई जो अब हमारा आने वाला है वो है, इसमें सिंपली हम वही सेम प्रक्रिया कि cos 2x दिया हुआ है तो cos 2x अपॉन में क्या रहेगा हमारा फंक्शन ऑफ d रहेगा। तो फंक्शन ऑफ d हमारा ये है, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब इसमें जो वैल्यू पुटिंग होता है कैसे रखते हैं हम, d का मान जो है रखते हैं वो कैसे रखते हैं, वो है आपका पहला, अगर फंक्शन हमारा माइनस ए स्क्वायर, हम पहले तो रखते हैं डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर। ये आप लोगों को देखना रखना, माइनस हमारा अलग है और ए स्क्वायर अलग है, ठीक है ना। तो माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस अलग ए स्क्वायर अलग, तो माइनस रहता है इसका अंदर। क्लियर समझ लो। जब हमारा इसका मान अगर 0 आता है तो हम सॉल्व करते हैं सीधा सीधा डी स्क्वायर, मतलब 0 नहीं आता है तब हम रखते हैं डी स्क्वायर के स्थान पर तो रख देते हैं माइनस का ए स्क्वायर। और अगर 0 आ जाता है, अगर हमारा एफ फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर अगर ये 0 के बराबर होता है तो हम इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम इसमें इसको सॉल्व करने पर देखो x इंटू में 1/f डैश और माइनस का ए स्क्वायर और इंटू में जो हमारा दिया हुआ है वही कि cos ax प्लस बी। जैसे कोई भी फंक्शन दिया हो, cos का दिया हो चाहे साइन का दिया हो, यहाँ तो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमको देखना है। cos 2x दिया हुआ है, हमने क्या लगाया, d इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर लगाया। तो माइनस का ए स्क्वायर मतलब cos 2x अपॉन में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर मतलब माइनस का जो ए हमारा क्या है वो 2 है, यहाँ पर 2 दिया है ना कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एक्स का, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4d हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस 4। क्लियर है। क्योंकि d की वैल्यू नहीं रखी है हमने, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ डी स्क्वायर की ही वैल्यू रखते हैं, d की नहीं रखते हैं। d को सॉल्व किया जाता है, वो कैसे करते हैं वो हम अब बताएंगे आपको सब कुछ। पहले इसको देखते हैं। देखिएगा आगे जो हमारा सवाल दिया है अब, डी स्क्वायर माइनस 4d। तो डी स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया, डी स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना माइनस का, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पर, केवल 2 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस का नहीं हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस प्लस का 2, 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा ना, ये बचेगा क्या अपने पास, cos 2x अपॉन माइनस का 4d बचेगा, है ना। अब हमारे पास आ रहा है ये 1 अपॉन माइनस का 4 और इंटीग्रेशन ऑफ d। तो d दिया है हमको, क्या करना है अब, इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो cos 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा हमारा dx बराबर साइन x, है ना, साइन 2x हो जाएगा ना उसका। तो माइनस का 1/4 इंटू साइन 2x, और 2 से जब 2 कोफिशिएंट दिया हुआ है हमें x का तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो माइनस का 1/8 इंटू साइन 2x जो हमारा ये हो जाएगा। और जो सोल्यूशन अब हमारा इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/8 और साइन 2x। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एंड तो यहाँ तक तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मैंने समझाया आप लोगों को, ये विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट है आपका जो मैं इधर लिखता जा रहा हूँ हर एक वीडियो में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे क्या सवाल में कैसे चेंजिंग आ रही है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। और जो नई चेंजिंग आई वो मैं आपके साथ ही डिस्कस करता जाऊँगा।
तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है D2 + 4y = cos 2x। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन ऑफ डी है वो आपको दिख रहा है, x बराबर हमारा ये दिया ही हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कैसे करेंगे ये दिखाते हैं आपको। देखो हमको यहाँ से पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमें क्या करना है इसका, देखो क्या है कि m² + 4 = 0 करके इसको पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा m² बराबर प्लस वो चलो -4 मिल जाएगा क्लियरली, है ना, -4 क्लियरली मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा m = -4 रूट। तो हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि -1 × 4 हो जाएगा इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये तो 2 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा i। तो ये हमारा इसका आया है क्लियरली निकल के, जैसे हम प्लस माइनस करेंगे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट किया था इसलिए, तो ये हमारा निकला है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक +-2i, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सॉल्व करने का तरीका जो CF है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e⁻0x, क्योंकि यहाँ पे a हमारा 0 है इसलिए, तो इनटू में C1 cos 2x + C2 sin 2x। तो ये तो हो गया हमारा। अब जो पार्ट हमारा है ना वो बड़ा टफ आने वाला है कि PI निकालना कैसे है। इसमें PI निकालने का देखो तरीका मैंने सिखाया था आपको, तरीका तो वो यूज़ करने वाले हैं हम। देखो तो ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो x है हमारा वो है cos 2x अपॉन में हमारा क्या है वो है, देखो d² + 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, d² + 4। अब देखो इसका ना तो हम परमीकरण कर सकते हैं, परमीकरण करके सॉल्व करना था तो कर सकते थे, बट नहीं है, परमीकरण कर नहीं पाएंगे। और d² अगर हम रख रहे हैं -2² तो -4 मिल रहा है, ये 0 हो रहा है, जो कि हम रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें जो है, अब जो यूज़ करने वाले हैं ना, हम इसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। उन फॉर्मूलों को पहले तो आप नोट कर लें क्लियरली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीके हमारे 2 दे रखे हैं आपको। यहाँ से अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो अगर हमें दिया होता है d² + a², जैसा कि हमारा क्या दिया हुआ है, d² + a² मतलब 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या था। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन चल रहा था cos 2x / d² + 4, इसको सॉल्व करना था हमें। तो किसी भी फॉर्मूले से आप जैसे cos 2x वाला तो हमारा ये चलेगा इसमें, है ना, और या तो इस तरीके से करिएगा या इस तरीके से करिएगा, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। हम ये हमारा डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा फॉर्मूला, और ये हमारा सॉल्व करने का है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। अगर इसे याद करना चाहो तो इसे याद कर लो, और इसे करना चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो देखिए हमें d² + 4 दिया हुआ है, तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं वो फॉर्मूले से यूज़, तो बेटर रहेगा। देखो x अपॉन में 2a मतलब ये 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर ही तो है, तो ये 4 हो जाएगा, और साइन cos 2x दिया हुआ है तो sin 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ नहीं किया है हमने, अपने फॉर्मूले को यूज़ किया है, तो हमने सीधे सीधे इससे कर लिया अपना क्वेश्चन। सो अब देखिए PI निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y = सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन है वो y = CF + PI। तो CF हमारा क्या था, देखो -2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो क्या हो जाएगा e⁻0x कोष्टक में C1 और cos 2x + C2 sin 2x, और प्लस में इसको हम ऐड करेंगे तो x/4 और ये sin 2x। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, आंसर हो गया हमारा ये। और आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को पूरी तरीके से। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों आपको तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिएगा, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो ये है, और इसमें हम जब चेंजिंग करेंगे अपने इक्वेशन के लिए तो हमें मिल जाएगा d2 + y मतलब +1, तो d2y + y, और इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिल जाएगा d2 + 1 और ये बड़ा y। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ d बन जाएगा, वो क्या है, वो बन जाएगा d2 + 1, और x = हमको पता है वो क्या है, cos x cos 2x है।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे अपने तरीके से तो कैसे करना होगा हमको, तरीका वही सेम, एम का मान निकालेंगे। तो हमारा जब एम का मान आएगा देखो वही सेम, इसमें भी शायद एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमको मिलने वाला है आई थिंक। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है वैसे भी। तो जो ए ई है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, एम इक्वल टू रूट के अंदर माइनस का 1, देन एम इक्वल टू आई। तो हमें एम इक्वल टू क्या मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आई मिल गया। इट मीन्स जो आई है जो वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस हमारा आई बन जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 एक्स कोष्टक में b1 है हमारा। तो कांस्टेंट तो हम यूज़ करेंगे ही, तो c1 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया हमने सोल्यूशन करके, सी एफ निकाल लिया हमने। अब हमें चाहिए पी आई। तो पी आई निकालना ही टफ रहता है, तो पी आई निकालना आपको सिखा देते हैं हम। और सी सोल्यूशन तो पता ही सभी को कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं और सोल्यूशन हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्या निकला, हमने सी एफ निकाल लिया यहाँ से हमने। अब देखिएगा पी आई क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन यहाँ से थोड़ा समझना कि हमें दिया हुआ है कि एक्स अपॉन में, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ये पूरा फंक्शन दिया हुआ, ये रहा किधर गया, ये दिया है ना एक्स बराबर। तो कॉस एक्स कॉस 2x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे, यही तो दिया था, है ना। तो जो इसको हमने अपने फॉर्मूले के थ्रू, सॉल्व कर लिया है। cos x cos 2x को ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हमारे हैं हमने यूज़ किया हुआ है पहले काफ़ी, तो उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट। तो 1/2 cos 3x प्लस cos x, तो ये हमने इसको यूज़ किया है यहाँ पर। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या करना है, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख देंगे और उसके बाद हमसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 cos 3x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हमने लिया, पोस्टर कर देंगे, 1/2 बाहर है हमारा, इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर हमारा माइनस का 3 लगाने से कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन यहाँ हो रही है ना, यहाँ 0 हो रहा है, तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन इसको वही रख सकते हैं। तो cos 3x अपॉन में 1/2 बाहर ले लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में एक्स अपॉन, हमने इसमें वही फॉर्मूला लगा दी जो हमने अभी यूज़ किया था, वही 2a वाला। तो 2a हमारा 1 है तो 1 लगा देंगे, जो ये था ना फॉर्मूला हमारा, इसी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, एक्स अपॉन में 2 × 1 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मतलब, और साइन एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स से तो हो जाता कॉस एक्स का, तो साइन एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ आ जाएगा हमारा 9 माइनस का रहेगा, माइनस में से एक गया तो कितना बचा, 18 बचेगा, है ना। माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से गया 7, 9 में से गया 8, 8 दूनी 16 चलेगा। तो पहला पार्ट हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/16 cos 3x प्लस 1/2 to 4 x/4, और ये साइन एक्स। तो सी एफ वो पी आई हमने निकाला यहाँ से, पी आई निकाल लिया, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, सिंपली जो सॉल्यूशन करते थे वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पी आई प्लस सी एफ। तो सी एफ हमारा क्या निकाला था हमने, ये निकाला है सी एफ अपना पूरा। तो e की पावर 0x कोष्टक में c1 cos x प्लस c2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में हमारा ये पूरा पार्ट तो माइनस का रहेगा हमारा। चलो इसे पहले लिख देते हैं, x+4 साइन एक्स माइनस 1/16 cos 3x, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले अब वो सेंड कर चुका हूँ पहले व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये ट्रिग्नोमेट्री को आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि ये कैसे चेंज किया गया है, तो क्लियर है।
और ये हमारा आंसर यहाँ से आ चुका है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, जिसमें हम और क्वेश्चंस को लेके आएंगे, इसके जितने भी LDE के रहने वाले हैं। और जो बच्चे आज वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के इतना ही रखते हैं।